येस बैंक के फंडामेंटल कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी येस बैंक को लेकर लोगों में हमेशा से एक चर्चा तो रहा ही है। तभी तो शायद इतने खराबी के बाद भी येस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स हो या फिर उसके न्यूज़, जैसे कि शॉर्ट टर्म में उसके शेयर एक महीने के अंदर 12 रुपए से बढ़कर 16 रुपए होने से ही क्यों ना हो, ये बड़ी अच्छी बात कही। उसका प्राइस 2018 में 400 से गिर के 2022 में 12 रुपये आने के बाद भी उसके शेयर को कम पैसों में खरीदकर कॉस्ट को एवरेज आउट करना ही क्यों ना हो, या फिर येस बैंक के शेयर को कम पैसों में देखकर न्यू इन्वेस्टर्स का येस बैंक के शेयर खरीदकर एंट्री लेना ही क्यों ना हो। लोगों में हमेशा से येस बैंक को लेकर चर्चा तो रहा ही है। वैसे तो 400 का शेयर 12 रुपये होने के बाद भी उसे खरीद लेना सस्ता मानकर विदाउट एनी अदर रीजंस एंकरिंग बायस का एक एग्जाम्पल है। पर उसको लेकर और बहुत सारे बायसनेस को लेकर हम हमारे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। पर आज के लिए हमारा टॉपिक है येस बैंक के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं येस बैंक कैसे डूबा और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, एक समय था जब देश का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था येस बैंक, और वो बीएसई के टॉप 30 कंपनी मतलब सेंसेक्स पर भी एंट्री कर चुका था। और उस समय करीब 20 से भी ज़्यादा कंपनीज था जो कि येस बैंक के पार्टनर था अपने बैंकिंग सर्विस के लिए और उसके साथ साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। और वो सभी कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं था। उस लिस्ट में था फ्लिपकार्ट, स्विगी, रेडबस, भारत पे, फ़ोन पे जैसे बड़े बड़े कंपनी का नाम। और उस समय करीब 35% यूपीआई ट्रांजैक्शन जो कि पूरे देश भर में होता था वो येस बैंक के थ्रू ही होता था। अब दोस्तों, बात है 2004 की, जब अशोक कपूर और राणा कपूर दोनों ने मिलकर येस बैंक को बनाया था। पर उसके बाद 2008 के 26/11 अटैक में डेथ हो जाता है अशोक कपूर का। उसके बाद 2008 से राणा कपूर येस बैंक को चलाने का जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ले लिया और येस बैंक का ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगा। पर यही बन गया येस बैंक का बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आप में से शायद काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि बैंक का ग्रोथ जब तेज़ी से हो रहा है तो वो बैंक का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। पर येस बैंक के इस हाई ग्रोथ रेट का वजह था राणा कपूर, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पर एग्रेसिवली स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन दिए जा रहे थे। और इसको ही येस बैंक का हाई ग्रोथ का वजह बताकर एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी यूबीएस ने 2015 में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था। अब आपके जानकारी के लिए बता देना अच्छा होगा कि बैंक के पास कस्टमर जो पैसा जमा करता है उस पैसे का बैंक मेनली 3 कामों में यूज़ करता है। उसमें से एक है आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा रखता है डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार, और दूसरा कुछ पैसा डे टू डे ट्रांजैक्शन जैसे कि कस्टमर विड्रॉन और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की तरह काम के लिए रखा जाता है। और नंबर 3, बैंक ज़्यादातर अपना पैसा लोन के तौर पर किसी कंपनी या फिर इंडिविजुअल को दे देता है। और अगर येस बैंक की बात करें तो येस बैंक के केस में राणा कपूर ने हाई इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ऐसे ऐसे कंपनी को लोन दे दिया एग्रेसिवली जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट थे। मतलब कि या तो वो कंपनी ऑन टाइम लोन के पेमेंट्स को रीपे नहीं कर सकते थे या फिर उनके लोन का रीपेमेंट करने का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो था। इसीलिए येस बैंक जो लोन दे रहा था उसमें से बहुत सारा पैसा एनपीए बन गया था। एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि बैंक के बैड लोन को दिखाता है। मतलब कि बैंक के दिए गए लोन अगर पेमेंट डेट से 90 डेज या फिर उससे भी ज़्यादा समय के लिए डिले हो जाए तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। कैफे कॉफ़ी डे, अनिल अंबानी, रिलायंस, डीएचएफएल, एसएल ग्रुप जैसे बड़े बड़े कंपनी का नाम भी शामिल था येस बैंक के एनपीए के लिस्ट में। और येस बैंक के लोन का एनपीए बन जाने का सिलसिला ऐसे ही चलता गया और 2017 में आया आरबीआई के नज़र में
और आरबीआई के नज़र में आने के बाद एसबीआई के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया, पर तब तक बहुत लेट हो गया था क्योंकि येस बैंक ने तब तक फेक रिपोर्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया था और एक समय तो करीब 3,000 करोड़ का फर्क दिखा गया एक्चुअल एनपीए और येस बैंक के बताए गए एनपीए में। नवंबर 2018 में आरबीआई ने नोटिस जारी किया कि जनवरी 2019 से राणा कपूर येस बैंक के सीईओ नहीं रहेंगे और उसके साथ नवंबर 2018 में येस बैंक के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया अपने पद से और मार्च 2019 में येस बैंक ने क्वार्टर लॉस अनाउंस किया और येस बैंक का स्टॉक प्राइस उसी दिन से 30% से ड्रॉप हो गया। नवंबर 2018 में राणा कपूर जिन शेयर को अपने डायमंड बताए थे और कभी ना बेचने वाली बात किए थे, उन्हीं शेयर को वो नवंबर 19 में सेल कर दिया। मार्च 2020 में ईडी ने राणा कपूर को अरेस्ट भी कर लिया फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत लेकर लोन देने के वजह से। तो अब सवाल आता है कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इससे तो दो बातें हमें सीखने को मिलता है। एक तो येस बैंक का ऐसा हालात होने के पीछे एनपीए का हाथ बहुत बड़ा था। तो जब भी आप कोई बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए कंसिडर करें, तब एक बार के लिए ज़रूर एनपीए को ध्यान से देख लीजिएगा। और दूसरा बात, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो उसके मैनेजमेंट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कंपनी खुद से नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के ख़राब होने से आपका कंपनी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आखिर में डूब ही जाता है। और अच्छा मैनेजमेंट एक ख़राब कंपनी को भी आसमान में उड़ान भरवा सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल रेशियोज को देखना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। और आखिर में एक ही बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि इतने सारे चीज़ों के बाद तो हम येस बैंक को तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर फंडामेंटल चेंजेस ना आ जाए। और हम आपसे भी वही कहेंगे कि आप भी इससे दूर रहिए और कुछ अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को सिलेक्ट करें और उनको खरीदें जो आपको आने वाले कुछ सालों में बेहतर परफॉर्म करके दे और एक अच्छा रिटर्न बना कर दे। और अगर आपको नहीं पता कि एक बेहतर फंडामेंटल स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो आप हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो ज़रूर चेक करें, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।